हेलो, मैं आशीष कुमार पांडे एक बार फिर आपके बीच में हूँ। मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी हज़ारीबाग झारखंड की ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान की ओर से जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देते हैं। तो आज हम लोग फिर से उसी की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे और जो पिछले संडे को टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कुछ खास खास जो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सही है, मैं उसको लेकर आया हूं आपके बीच में और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से दिया है। ये क्वेश्चन दिया है मैंने शॉर्ट सर्किटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघु पथन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि जब सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। ऑप्शन पूछा गया कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है या लगातार बदलते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब बहुत बढ़ जाता है, जब अचानक से सर्किट में करंट की मात्रा बढ़ जाती है तो वहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने में इजी जरूर लगते होंगे, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जब वहां पर कंफ्यूजन आपको हो जाएगा तो वो भारी पड़ने लगता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो क्वेश्चन आता है आप उसके क्वेश्चन को टाइप को भी देखिए। हर बार मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन दूं टेस्ट में वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह का दूं, ताकि आप समझ पाए कि किन किन चीजों को मुझे समझना है, पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोमीटर चैप्टर से देखिए, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है, रेंज वो क्या होता है। अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 95 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, 94 से 110, 92 से 108। लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्यों नहीं होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं क्यों होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो फॉरेनहाइट स्केल पर बेस्ड है, ना कि सेंटीग्रेड पर। और यहां पर देखिए सारा ऑप्शन किसमें दे दिया गया है, वो दे दिया गया है सेल्सियस में। तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इट इज फ्रॉम 98 फॉरेनहाइट टू 110 फॉरेनहाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग इसको देखकर कंफ्यूज करेंगे, और इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी इस तरीके से बनाया था कि कुछ लोग हड़बड़ाहट में जो बनाते हैं वो यहाँ पे गलती कर सकते हैं और गलती करके सीखेंगे कि उन्होंने क्या गलती किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है दैट इज बेस्ड ऑन फॉरेनहाइट स्केल। दैट्स वाई आंसर यहाँ पर क्या होगा, नॉन होगा, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, 110 फॉरेनहाइट से 95 फॉरेनहाइट से 110 फॉरेनहाइट तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी सिंपल है एकदम। क्वेश्चन क्या पूछा गया, साउंड के बारे में पूछा गया है कि जब हम लोग दिन में रहते हैं और फिर रात में रहते हैं तो अगर आवाज की तीव्रता हम वही रखें, फिर भी रात में क्या होता है, वो आवाज लगता है कि दूर तक सुनाई दे रहा है, और लेकिन वही आवाज दिन में क्या होता है, दिन में आपको बहुत कम दूर तक सुनाई देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। यह अपवर्तन किसका होता है, ध्वनि का होता है। तो रात में क्या होता है, रात में अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड है, ये मान लीजिए आपका क्या खींचा हुआ है, नॉर्मल अभिलंब जिसको बोलते हैं, और यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है रात के समय में कि जब यहां से ध्वनि निकला तो वो अलग अलग परतों से रिफ्रैक्ट होते जाता है, और रिफ्रैक्ट होता है और इस तरीके से रिफ्रैक्ट होता है कि वो अभिलंब से दूर भाग जाता है, और अभिलंब से दूर भागते 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 वो ऐसे मुड़ जाता है इस तरीके से। जबकि दिन में उल्टा होता है, दिन में ये ऊपर की ओर चला जाता है, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए दिन में क्या होता है, आवाज ऊपर चला गया तो कम दूर तक सुनाई देता है, लेकिन दिन में क्या, रात में क्या होता है, ये
इस तरीके से अपवर्तित होते होते, टेढ़ा होते 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 वो दूर तक चला जाता है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, उसको भी सुनाई दे देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि रात में ध्वनि जो है वो दूर तक सुनाई दे देती है, इसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का अपवर्तन कहाँ पर होता है? वो वायुमंडल की अलग अलग परतों में, है ना, सघन, विरल, सघन, वरिल, इस तरह से जो परत होता है वहां पर इसका अपवर्तन होता है और तब ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है। और नॉर्मल से दूर भागने का मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है उससे दूर चला गया और तब आवाज क्या होगा? दूर तक चला जाता है। दूर खड़े व्यक्ति को भी वो आवाज सुनाई दे सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान, मास, पृथ्वी पर कितना दिया हुआ है? पृथ्वी पर ऑन अर्थ ये दिया हुआ है 1 kg, 1 kg दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा पर ऑन मून, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, भार निकालने बोल रहा है। अगर बोल रहा है कि जी का मान किस में लिया जाए? 10 ले लिया जाए, मतलब 9.8 के बदले आपको राउंड फिगर में क्या ले लेना है? 10 ले लेना है। तो आपको पता होगा, देखिए यहां पर आपको मास कितना दे दिया है? मास आपको दे दिया है 1 kg। तो इसका भार कितना हो जाएगा? भार आप जानते हैं m इंटू जी होता है, ठीक है। तो m आपका कितना है? 1 और g कितना लेने बोल रहा है? 10। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। तो ये आपका भार हो गया कहां पर? ये आपका भार हो गया पृथ्वी पर, ऑन अर्थ। अब आपको मून पे चले जाना है। मून पे बोल रहा चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो जब हम मून पे चले जाएंगे तो मान लेते हैं इसका भार कितना है? W डैश है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? mg/6। तो mg/6 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ा होगा, कि वहां पर चंद्रमा पर जो g का वैल्यू होता है वो अर्थ का जो वैल्यू है उसका 1/6 हो जाता है। तो यहां पर अगर g है तो वहां पर g/6 हो जाएगा। और अभी हमने निकाला है कि m इंटू जी कितना है? 10 है। तो इस mg के बदले हम कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो ये 10 लिखे और बाई कितना आ जाएगा? 6। तो जब 10/6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.67 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा पर जो उसका भार है W डैश जिसको हम मान रहे हैं वो कितना आ गया आपका? 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, 1.67 न्यूटन। ठीक है, सो आंसर इज बी। क्लियर? तो आई होप आपको ये पसंद समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया वो मैंने पिछली बार भी बोला था कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें यूनिट से क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए जब मैं क्वेश्चन सेट करता हूं तो इन बातों का ध्यान रखता हूं कि जो छोटी छोटी चीजें दिखती हैं वहां से मैं जरूर आपको क्वेश्चन दूं। पिछले बार भी मैंने दिया था, इस बार भी मैंने दिया है। क्वेश्चन मैंने वही दिया कि इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए एंगस्ट्रम है, वो लंबाई का मात्रक होता है, ये सही है। क्यूसेक वो जल की मात्रा को बतलाता है, ये भी सही है। क्यूसेक, डेसिबल ये ध्वनि की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बतलाता है, ये भी सही है। तो बचा क्या आपका? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो दूरी का, लेंथ का मात्रक होता है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया है? वो ग्रहों का घनत्व। तो इसलिए ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी वही है। एक तरफ मैंने रासायनिक यौगिकों को रखा है और एक तरफ उसका सूत्र बतला दिया है मैंने। तो अगर आप देखेंगे तो पोटास एलम, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, ये सभी का जो रासायनिक सूत्र है वो सही है। सिर्फ जो हेयर सॉल्ट दिया है, हेयर सॉल्ट, ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे जो 20H2O है वो गलत है, इसके बदले 18H2O होता है। तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ, आप पैटर्न को पकड़िए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और क्या आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो वो आपका ग्रे एरिया है, आपको जरूर उस पर वर्क करना चाहिए। सिर्फ नंबर गेम में नहीं पढ़ना है कि नंबर मेरा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस बात पर ध्यान देना है कि अगर कम आया क्वेश्चन, नंबर कम आया, तो कहां पर कम हो जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो हमसे नहीं बन पा रहा है, उस पर आपको वर्क करना है। जब आप उस पर वर्क करने लगेंगे तो इससे आपको फायदा होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है यूनिट से, यूनिट से, और ये क्वेश्चन मैंने किससे दिया है? केमिकल फॉर्मूला से। अब ये दोनों ही चीजें आपका बेसिक चीज है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक चीजों को छोड़ना नहीं है, उन चीजों को हमेशा पकड़ कर रखना है, उससे क्वेश्चन आता है। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो फिर वो क्वेश्चन सब गलत हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और अगर आप जेपीएससी का या जेएसएससी का पैटर्न देखते होंगे क्वेश्चन का, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्जुन मुंडा कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, शिबू सोरेन कितनी बार बने थे, किस वर्ष बने थे, किस वर्ष नहीं बने थे। उसी पैटर्न पे मैंने ये क्वेश्चन सेट किया है कि हेमंत सोरेन इसके पहले भी मुख्यमंत्री बने तो वो कब बने, वो वर्ष मैंने पूछा है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई वो 2 बार बने हैं, ये दूसरा उनका टर्म है, लेकिन पहली बार कब बने थे वो आप भूल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 13-14, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि भारतीय घरों में जो सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है, कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी हम लोग कहते हैं। इसका पीक वोल्टेज कितना होता है? पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको बोलते हैं शिखर मान, मतलब मैक्सिमम। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट को ग्राफिकली हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। ऐसे हम लोग शो करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, जहां पर ये क्या होता है? व्हाट इज, ये आपका होता है टाइम, इधर टाइम रखा गया, और ये क्या शो करता है? ये आपका शो करता है वोल्टेज को, ये आपका वोल्टेज है। तो ये एक्सिस जो आपका हो गया ये वोल्टेज को शो करता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और इधर आपका टाइम है। तो यहां देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, शुरू में इसका वोल्टेज यहाँ पे 0 है, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है और बढ़ते 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 यहां पर तक गया। तो ये जो आपका है दिस इज पीक वोल्टेज। ठीक है, और फिर यहां से ये कम होना शुरू हुआ, और फिर कम होते 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 इस जगह पर क्या हो गया? अगेन इट इज 0, फिर से ये 0 हो गया, और फिर यहां से फिर देखिए अब इधर ये बढ़ना शुरू किया, फिर बढ़ते 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 फिर ये जो आया ये आपका फिर पीक वोल्टेज हो गया, और पीक वोल्टेज से फिर घटते 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 फिर ये 0 हो गया, और इस तरीके से इसी पैटर्न में चलता है। तो जब ये इस तरह से ऊपर और ये नीचे, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग 1 साइकिल, एक साइकिल कहते हैं। तो एक साइकिल में ये एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये जो ऊपर नीचे है ये क्या शो करता है? इट शोज द डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग प्लस मानते हैं तो नीचे वाले को कितना मानना पड़ता है? माइनस मानना पड़ता है। तो ये जो पीक वोल्टेज होता है ये होता है 311। क्लियर? 311 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम बोलते हैं 311 प्लस, इसका मतलब ये ऊपर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जब हम बोलते हैं 311 माइनस तो ये नीचे के साइकिल को दिखा रहा है। ये ट्रफ, क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर क्या होगा? 311 प्लस भी होगा और 311 माइनस भी होगा, है ना। प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। आप ये भी जानते होंगे जरूर कि एसी का जो एवरेज वोल्टेज होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है वोल्टेज का, वो कितना होता है? वो 220 वोल्ट होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि हम लोग के घर में जो सप्लाई होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है? दैट इज 220। लेकिन जो पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिस वन, तो ये जो पीक वोल्टेज होता है ये 311 होता है। तो ये प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब हो गया एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। तो आंसर सी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमेशा केमिस्ट्री में आता है, इसलिए मैं इसको बार बार सेट करता हूं ताकि आप समझ पाए और उसके हिसाब से आप इसको तैयार करें। ये क्वेश्चन मैंने फिर से दिया है एक्वा रेजिया से, कि एक्वा रेजिया को बनाने में किसका यूज होता है। तो आपको पता होगा एक्वा रेजिया को बनाने में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका यूज होता है, और उसका एक आयतन का एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें एक भाग क्या होता है? HNO3 होता है, और 3 भाग क्या होता है? HCl होता है। और ये भी ध्यान रखना कि कॉन्क होता है, कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा। तो एक भाग गाढ़ा HNO3 और 3 भाग गाढ़ा HCl, इनका जो एक मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड
एक्वारेजिया, इसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? हिंदी में इसी को बोलते हैं अम्ल राज कहते हैं, अम्ल राज। क्लियर? इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर किसको बोलते हैं? तो ये एक्वारेजिया को कहते हैं। और इसका खास बात क्या होता है कि जो गोल्ड होता है, सोना, वो भी इसमें घुल जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अम्ल में सोना घुल जाता है, तो दैट इज एक्वारेजिया। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन मैंने किससे पूछा है कि जर्मन सिल्वर नामक जो मिश्र धातु है, एलॉय, वो उसमें कौन एक नहीं होता है, कौन एक नहीं होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा एक नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें कॉपर होता है, क्लियर, इसमें जिंक होता है और इसमें निकेल होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉपर तो कंपोनेंट है, सभी एलॉयज में कॉपर रहता ही रहता है। यहाँ पे जो जर्मन होता है ज, तो ज से आप याद रखेंगे कि जिंक होता है, और यहाँ पर है ना, तो ना से आप याद रखेंगे कि निकेल भी होता है। और क्या नहीं होता है? तो ये सिल्वर नहीं होता, उसमें नाम है जर्मन सिल्वर, है ना, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आपको जानना है। तो इसका आंसर होगा सी, मतलब सिल्वर नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इसका संबंध जो है वो जनजातियों के कल्याण के मंत्री से। तो आपको पता होगा कि ऐसे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड भी उसमें है, यहाँ पर जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रियों के, स्पेशल मंत्रियों की नियुक्ति का प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये मैंने पूछा था, तो इसका आंसर होगा 164। 164, इसको आप जाके जरूर पढ़ें, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स है, उसका क्या सेंस है, क्या अर्थ है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 164। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने झारखंड से दिया है। इंडियन लैक, लैक मतलब लाह, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम जो रांची में है, उसके नाम को अब किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। यह नाम कब बदल दिया गया? यह नाम बदल दिया गया 2007 से। 2007, 20 सितंबर 2007 से ये जो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट था नामकुम का, उसके नाम को बदल दिया गया। इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इसको सिर्फ लैक तक ही कन्फाइन नहीं रखना है, जितने भी नेचुरल रेजिन्स और गम्स है जो झारखंड के जंगलों में पाए जा रहे हैं नेचुरली, उनको इसके दायरे में लाना, उन पर रिसर्च करना, उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन सब के बारे में काम करना। इसीलिए इसके पूरे ओवरऑल नाम को ही चेंज किया गया और इसके काम करने के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तो इसलिए अब इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। और ये कब से है? 20 सितंबर 2007 से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, हैलोजन में किस एक का रंग गहरा लाल बादामी जैसा होता है? ठीक है, लाल बादामी जैसा होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हैलोजेंस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका कुछ ना कुछ रंग होता है, ये खास बात है। और हर एग्जाम में कभी कभी वो पूछते रहता है किसका क्या रंग है। तो यहां पर क्या पूछा गया है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस हैलोजन का रंग गहरा लाल है। तो इनफैक्ट गहरा लाल बादामी रंग होता है ये। तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जितने भी जो हैलोजेंस है उनका क्या कलर है वो आपको जानना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सेट किया था। तो हैलोजन में किसका रंग गहरा लाल है? तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सिंपल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जानते होंगे। ये पूछा जा रहा है कि कौन वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है, और साथ में जहां वायु प्रदूषण होता है वहां पर यह उगता है या नहीं उगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइकेन। ये सिंपल क्वेश्चन है। लाइकेन्स जो होते हैं वो
एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहां पर भी एयर पॉल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण, वहां पर लाइकेन नहीं उगता है, नहीं उगता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है। एक कि ये लाइकेन जो है वो किसका इंडिकेटर है, एयर पॉल्यूशन का, और दूसरा कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जहां वायु प्रदूषण है वहां लाइकेन्स होते हैं या नहीं होते, तो ये क्या होगा, नहीं उगते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब इसके बाद का भी क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में किस कांच का, ग्लास का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में होता है। तो ये सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फ्लिंट ग्लास। और इस तरह के जितने भी ग्लास है वो आपको याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन आता है क्रुक्स ग्लास का संबंध क्या है, क्राउन का क्या यूज होता है, सोडा का क्या यूज होता है। तो जितने भी तरह के जो ग्लासेस हैं उनका क्या क्या यूज है, किसको प्रिज्म बनाने में यूज होता है, किससे आपका लेंस बनता है ना, किससे कैमरा बनता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बल्ब से पूछा था, इसका आंसर होगा फ्लिंट ग्लास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म कि ये कैसे पौधे होते हैं, तो ये सिंपल सा चीज है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में, सीड्स में कवर नहीं होता है, ओपन होते हैं, कवर नहीं होता है। और चूंकि इनका बीज में कवर नहीं होता है, इसलिए इसमें जो परागन होता है वो वायु परागन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसका वायु परागन होता है। तो इसका आंसर 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन आता है। मैंने बार बार अपने वीडियोस में इस बात को बोला है कि आपको जरूर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए। वहां से इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप किसी गाइड को पढ़ रहे हैं तो फैक्चुअल चीजों को तो आप रट लेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा भी वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको जरूर टेक्स्ट बुक से आपको चिपक के रहना चाहिए, वही आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। टेक्स्ट बुक को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो क्लास 9-10 का एनसीईआरटी बुक जरूर आपको पढ़ना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये भी क्वेश्चन इस टाइप का ही है कि कौन सा एक ऐसा बीमारी है जो प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ प्रोटोजोआ के लिए नहीं पूछेगा, कभी पूछ सकता है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है, कभी पूछेगा वायरस से संबंधित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बीमारी किससे होता है। तो यहाँ पर पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, ये सब आपका जो है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। तो उससे संबंधित कौन नहीं है, जॉन्डिस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक हुआ जो गंगा नदी के प्रति अपने स्नेह या प्यार के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को या ऐसे भी अगर आपने किसी भी इतिहास की पुस्तक को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि गंगा नदी से विशेष आसक्ति जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक को थी, जो तुगलक वंश का राजा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। वो गंगा नदी के पानी को पिया करता था। ऐसा कहा जाता है कि जब उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, वहां भी गंगा नदी के पानी को पहुंचाया जाता था। जब दिल्ली में वहां पर सूखा पड़ गया था और पशु मरने लगे थे, आदमी मरने लगे थे, वहां का माहौल पूरा खराब हो गया था, तो ये वहां से निकल गया था और गंगा नदी के ही किनारे एक शिविर बनाया गया था अस्थायी तौर पे। वहीं पर लगभग ये 2.5 वर्षों तक रहा था। उस शिविर को नाम दिया गया था स्वर्गद्वारी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्गद्वारी क्या था। तो ये जो एक अस्थायी शिविर बनाया गया था उसी को कहते हैं स्वर्गद्वारी। तो इसलिए इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पर भी वो नहीं है। ये फिरोज तुगलक है, ये महमूद तुगलक है, ध्यान देना है। ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। महमूद तुगलक तुगलक वंश में ही बाद का शासक था। तो बहुत लोग कंफ्यूज करके इसको टिक कर देंगे, तो ध्यान रखना है। और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी होगा इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो संघ में भी नियुक्तियां करता है और राज्य में भी करता है नियुक्ति। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नियुक्तियां होती हैं इनमें से कौन सा ऐसा नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। तो आपको पता है राज्यपाल को वो करता ही है, प्रधानमंत्री को करता है, और जो महान्यायवादी जिसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पर बचा कौन, राज्य का मुख्य सचिव। तो जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान रखना है, राज्यपाल इसको नियुक्त नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, उसकी नियुक्ति राज्य मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी का ही, कि आजीविका को प्राप्त करना, आजीविका मतलब लिवलीहुड, तो आजीविका जिससे आप अपने जीवन को जी पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, तो आजीविका प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर अनुच्छेद 21 होगा। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बतलाया है, कई बार मैंने क्लासेस में भी अपने इसको डील किया है, अभी मैं आपको भी बतला रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 21 है वो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न केसेस में कई प्रकार के अधिकारों को अनुच्छेद 21 में ही डाल दिया है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि जो अधिकार अनुच्छेद 19 से छूट रहा है वो आपका 21 में आके मिल जाता है। तो मानव अधिकार से जुड़े हुए जितने भी अधिकारों की आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग उन सभी को किस में डाल दिया गया है? 21 में डाल दिया गया है। तो इसीलिए आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, लव मैरिज करने का अधिकार, ऐसे कई अधिकार हैं, सोने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, तो ये सब आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये उसी बेसिक्स को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये दिया है। यहां पर मैंने क्या दिया कि कौन एक सुमेलित नहीं है, किसमें एक तरफ तत्व है और एक तरफ क्या है, उसका रासायनिक संकेत है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं जब क्वेश्चन सेट करता हूं तो इन छोटे छोटे चीजों से मैं क्वेश्चन देते रहता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि मुझे ये छोड़ना नहीं, पढ़ना है। यहां देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्या दिया, थैलियम, उसका क्या संकेत होता है, टंगस्टन, इसका संकेत W होता है, इंडियम IN होता है, और यहाँ पे सीजियम, सीजियम जो है इसका संकेत ये गलत है, इसका संकेत होता है CS, और यहां मैंने दिया हुआ CE, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उन तत्वों का संकेत आप जरूर पढ़ लीजिए। कई बार तत्व जो होते हैं जिसको आप कॉमनली नहीं यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर जिसको आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप उसके संकेत को इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, और जब वो एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। इसलिए जरूर आप इसके ऊपर वर्क करें। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका फिजिक्स से है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपका यूनिट से है, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर यहां पे दिया हुआ है कि 400 वाट का है, वो 8 घंटा हर दिन चलता है, और 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से अगर हम इसको 30 दिन तक चलाएंगे, 30 दिन तक, तो इसमें कितना खर्च आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो किलोवाट घंटा kWh, इसी को यूनिट कहा जाता है, इसी को यूनिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर और बटा 1000। ये फॉर्मूला होता है कि वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर मतलब घंटा और बटा 1000, और वोल्ट इंटू एम्पियर को ही वाट कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट इंटू आवर और बाई 1000। अब इसमें ध्यान रखो, यहां पर या तो कभी क्वेश्चन पूछेगा तो वोल्ट और एम्पियर के टर्म में दे देगा, और कभी कभी क्या होगा, वाट के टर्म में दे देगा। तो जो भी देगा आपको उसी हिसाब से बनाना है। यहां पर देखिए वाट के टर्म में दिया हुआ है, तो आप वाट के बदले कितना लिखेंगे, 400, तो आप इसको 400 लिख दिए, इनटू घंटा आपका कितना है, 8 है, और बटा फिर कितना हो गया ये 1000। तो ये आपका यूनिट उठ रहा है, लेकिन ये तो एक दिन का है और यहां पर दिन कितना है 30, तो इसीलिए 30 दिन के लिए कितना हो जाएगा, फॉर 30 डेज, अगर 3 दिन के लिए लेना है 30 डेज, तो ये जो एक दिन के लिए आया 400 गुने 8 बटा 1000, इसमें फिर हम 30 से गुना कर दिए, 30 से गुना कर दिए। तो अब देखिए आपका ये 0 और ये तीनों 0 कट गया, तो आप गुना कर देंगे, तो 8 गुने 3 गुने 4, तो 4 गुने 8 गुने 3, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और ये 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 96। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका यूनिट जो उठा वो कितना उठ गया, 96 यूनिट, 96 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो कॉस्टिंग है वो क्या है, 3 रुपया, ठीक है 3 रुपया का दर है,
मतलब एक यूनिट का, किलोवाट घंटा का वैल्यू कितना लगाया गया है, 3। तो बोल रहा है कि इसमें कितना खर्च आएगा। तो हमने क्या किया, टोटल यूनिट निकाल लिया। तो टोटल यूनिट कितना निकला, 96। तो खर्च कितना होगा, आप सिंपल गुना कर देंगे। तो यूनिट कितना आ गया आपका, 96, और आपका उसका कॉस्टिंग कितना है, 3 रुपया प्रति यूनिट है। तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से जब गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 288। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो खर्च आया वो कितना आया, 288 रुपया आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे कि जो किलोवाट घंटा होगा, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, उसका यही फॉर्मूला होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर बाई 1000। और कभी कभी क्या होगा कि वोल्ट इंटू एम्पियर को ही वाट कहते हैं, तो सिंपल वाट दे देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में। तो वाट इंटू आवर बाई 1000, यहाँ पे वाट कितना था, 400, इंटू आवर कितना था, आवर था 8 घंटा, तो मैंने आवर के बदले क्या रखा, 8, और बटा 1000 किया। लेकिन ये एक दिन के लिए निकलता, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितना था, 30, इसलिए मैंने इसको 30 से गुना किया। और तब जब कैलकुलेशन किया गया तो ये 96 आया। और चूंकि ये एक यूनिट आया तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 3 रुपया, और इसीलिए टोटल जो खर्च लगेगा उसके लिए मैंने क्या किया, 96 इंटू 3 कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 288। जो ए है ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने दिया ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो अपनी गलतियां होंगी उन गलतियों को अगर आप समझेंगे, तो निश्चित तौर पे जो टेस्ट होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। और टेस्ट से बढ़कर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पे आपको परफॉर्मेंस सुधरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। थैंक यू।